और पदार्थों को दो श्रेणियों में बांटते हैं। आपको ऐसे पदार्थ जिससे होकर के विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, ऐसे पदार्थ को कुचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे आपका लकड़ी है, शीशा है, बोनाइट है, कांच है, ये सब क्या है आपका कुचालक पदार्थ हैं। इसके विपरीत ऐसे पदार्थ जिससे होकर के विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है उसको चालक पदार्थ कहते हैं। अब चालक पदार्थों को भी पुनः दो श्रेणियों में बांटते हैं। धात्विक चालक, तो धात्विक चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से होता है। तो जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से होता है वो धात्विक चालक होते हैं। जैसे धातुएं इसमें आती है, ग्रेफाइट है इत्यादि, आपको धात्विक चालक की श्रेणी में आते हैं। धात्विक चालक में ये भी ध्यान रखना होगा कि इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन तो हो सकता है लेकिन रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, उसी को हम धात्विक चालक कहते हैं। लेकिन जिन पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो जिनकी गलित अवस्था या जलीय विलयन में विद्युत धारा आपको प्रवाहित करते हैं तो आयनों में घटित हो आपका आयनों में टूट जाते हैं, ऐसे पदार्थ को वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। और ये क्रिया ही वैद्युत अपघटन कहलाती है, जिसमें वह पदार्थ आयनों के रूप में टूट जाता है। इस प्रकार आपका तो ऐसे पदार्थ वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। इसमें सभी आपको जो वैद्युत संयोजी यौगिक होते हैं वो आपको वैद्युत अपघट्य पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। कुछ अन्य पदार्थ भी हैं जो आपको सहसंयोजी भी होते हैं, उसके बावजूद भी वो आपको आयनों में टूटते हैं। तो जो पदार्थ आयनों में टूटते हैं वो आपको सभी वैद्युत अपघट्य पदार्थ की श्रेणी में आएंगे। जैसे HCl होगा, H2O है, ये भी आपका सहसंयोजी यौगिक हैं लेकिन ये भी आयनों में टूटते हैं। तो आपको वैद्युत संयोजी यौगिक और ऐसे भी सहसंयोजी यौगिक जो आपको आयनों में जल में अगर घोला भी जाए तो आयनों में टूट जाते हैं, ऐसे पदार्थ जो होते हैं वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। अब दूसरा ऐसे भी होता है वैद्युत अनपघट्य पदार्थ, तो जिसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है अर्थात तो आयनों में नहीं टूटते हैं, वो क्या होते हैं। या अन्य ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो जल में विलय भी नहीं होते हैं, वो क्या है आपका वैद्युत अनपघट्य पदार्थ हैं। इसमें कार्बनिक यौगिक आते हैं, जैसे बेंजीन है, मेथेन है, एथेन है, या इसमें जो जल में विलय भी होते जैसे आपका चीनी है, ग्लूकोज है, यूरिया है, ये सब क्या होते हैं वैद्युत आपको अनपघट्य पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। अब वैद्युत अपघटन की जो क्रिया होती है जिस पात्र में की जाती है उस पात्र को ही क्या कहते हैं आपका वोल्टामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, तो वोल्टामीटर कहते हैं। इसमें आपको कांच की इसमें दो आपको छड़ डुबो जाती है, एक छड़ में विद्युत धारा का इसमें आती है, यानी जो बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ी रहती है उसको एनोड कहते हैं, और जो बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़ी रहती है उसी को क्या कहते हैं आपका कैथोड कहते हैं। तो ये दो इलेक्ट्रोड होते हैं और इसके माध्यम से इसमें अंदर आपको विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। इसमें जो पदार्थ रखा जाता है वह वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाता है। यदि इस पात्र में आपको कॉपर सल्फेट भरा हो तो इस वोल्टामीटर को आपको ताम्र वोल्टामीटर कहते हैं। इसमें अगर AgNO3 भरा हो तो उसको रजत वोल्टामीटर कहते हैं। और समांतर से अगर जलीय विलयन होता है तो उसको आपको केवल वोल्टामीटर कहते हैं। तो इस प्रकार आपको यानी जलीय वोल्टामीटर भी कह सकते हैं। तो ऐसे करके आपको ध्यान रखना होगा कि यह विशेष पात्र आपका जिसमें वैद्युत अपघटन क्रिया कराई जाती है वही क्या होता है आपका वोल्टामीटर होता है। अब आपको देखिए, जैसे आपको इस प्रश्न अगर दे दिया जाए कि NaCl के गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इलेक्ट्रोड पर और कैथोड पर क्या प्राप्त होगा, तो अगर NaCl गलित अवस्था की बात आएगी तो उस स्थिति में आपको कैथोड पर यानी ऋण ध्रुव पर आपको Na प्राप्त होगा और जो धन ध्रुव यानी एनोड पर जो होगा आपको क्लोरीन गैस प्राप्त होगी। तो क्या बताएंगे कि एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होगी और कैथोड पर की अगर बात पूछ जाती है तो कैथोड पर आपको सोडियम धातु प्राप्त होगा।
लेकिन वही NaCl के गलित अवस्था नहीं, जलीय विलयन की बात कह देगा, और जलीय विलयन में अगर होगा तब आपको एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, लेकिन आपको कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। उस स्थिति में ध्यान रखना होगा कि उस पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। उसी प्रकार HgNO3, ये किसकी बात बताया पहले, NaCl के जलीय विलयन में NaCl के जलीय विलयन होगा तो उस पर क्या होगा, एनोड जो होगा, एनोड पर क्लोरीन प्राप्त होगी और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। अगर आपका HgNO3 है, उस स्थिति में एनोड पर ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगी, कैथोड पर आपको Ag प्राप्त होती है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना होगा। उसी प्रकार NaOH के या H2SO4 दोनों के समझिए, NaOH या H2SO4 के जलीय विलयन की बात कहे या तनु विलयन की बात कर रहा है और प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है, तो उस स्थिति में आपका जवाब होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। हाइड्रोजन हमेशा जो धनायन होगा समझिएगा कि वो कैथोड पर प्राप्त होगा, और जो ऋणायन होता हो वो एनोड पर प्राप्त होता है। इसके मतलब कि ऑक्सीजन गैस एनोड पर प्राप्त होगी और हाइड्रोजन गैस हमेशा क्या होती है, कैथोड पर प्राप्त होती है। आयतन तो आप जानते ही हैं कि आयतन हाइड्रोजन का आयतन ऑक्सीजन के आयतन की क्या होता है, आपका 2 गुना होता है। अब इस वैद्युत अपघटन के संबंध में जो यहाँ विशेष रूप से पढ़ना है कि फैराडे ने वैद्युत अपघटन के संबंध में 2 नियम दिया था, जिसको फैराडे का नियम कहते हैं। पहला नियम होता है कि किसी भी वैद्युत अपघटन पदार्थ में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसे इलेक्ट्रोड पर जो द्रव्यमान मुक्त होता है उसमें प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। तो पहला उन्होंने ये नियम किया कि जो उसमें आपको जो पदार्थ मुक्त होगा वो M उसमें प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है, या M बराबर Z, क्योंकि Q बराबर जानते हैं कि I इंटू T होता है धारा गुणे समय, तो इस प्रकार M बराबर क्या होगा, ZIT भी हो सकता है। तो या तो आवेश के अनुक्रमानुपाती कह सकते हैं या उसमें प्रवाहित धारा के भी अनुक्रमानुपाती कह सकते हैं M का मान। और Z एक नियतांक होता है जिसको वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, तो वैद्युत रासायनिक, याद रखिए केवल आपका तुल्यांक नहीं कहेंगे, विद्युत रासायनिक जब तुल्यांक की बात आएगी तो ये Z होता है, और Z को विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। आपसे यहाँ से प्रश्न बनता है कि अगर 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो उसमें जो पदार्थ मुक्त होता है उसे क्या कहते हैं, तो वही विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होगा। यानी 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक अगर प्रवाहित हो वैद्युत अपघट्ट में तो जितना पदार्थ मुक्त होता है वही विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है। इस प्रकार आपको रजत वोल्टामीटर में आपको 1.118 गुणे 10 के पावर -3 आपको ग्राम चांदी मुक्त होती है। उस ताम्र वोल्टामीटर होता है तो उसमें 0.635 गुणे 10⁻³ ग्राम आपको कापर मुक्त होता है। तो आपने देखा कि फैराडे का प्रथम नियम कि जब किसी जब वैद्युत अपघट्ट में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जो उसके इलेक्ट्रोड पर द्रव्यमान मुक्त होता है वो उसमें प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है, और जब 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो उसमें इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुआ द्रव्यमान को ही विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। इस प्रकार आपको चांदी के लिए Z का मान 1.118 गुणे 10 के पावर -3 होता है। तो इस प्रकार आपका और दूसरा नियम होता है जिसको आपका फैराडे का, उसके अनुसार कि विभिन्न अगर वैद्युत अपघट्ट है उसमें समान समय तक समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर जो द्रव्यमान मुक्त होता है वो उनके तुल्यांकी भार के अनुपात में होता है। यानी समान समय तक अगर समान धारा विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुआ द्रव्यमान जो होता है वो तुल्यांकी भार के अनुपात में होता है। ये इसी को फैराडे का दूसरा नियम कहते हैं। यानी फैराडे के दूसरा नियम के अनुसार आपको M1/M2 बराबर E1/E2 कहें, कहीं कहीं पर W1/W2 भी लिखा होगा तो E1/E2 कहते हैं, जहाँ E1 E2 क्या है, तुल्यांकी भार है। तो ये फैराडे का दूसरा नियम है। और फैराडे के प्रथम नियम से अगर देखा जाए तो उस नियम के अनुसार M1/ अगर M2 दो अलग अलग को निकालेंगे तो ये Z1/Z2 होगा, और दूसरे नियम के अनुसार M1/M2 बराबर E1/E2 हो जाएगा। इस प्रकार आपको ये भी कह सकते हैं कि E1/Z1 बराबर
E2/Z2 और ये अनुपात होता है, इसी को फैराडे स्थिरांक कहते हैं, जिसका मान 96,500 आता है। इस प्रकार एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आवेश का एक बड़ा मात्रक फैराडे भी होता है, जिसका मान 96,500 कूलाम के बराबर होता है। तो आवेश का बड़ा मात्रक आपको फैराडे है, जिसका मान 96,500 कूलाम के बराबर होता है। इस प्रकार अगर आपसे ये कहा जाए कि 96,500 कूलाम आवेश अगर वैद्युत अपघटन में प्रवाहित किया जाएगा तो इलेक्ट्रोड पर जो द्रव्यमान मुक्त होगा उसे क्या कहते हैं, वह तुल्यांकी भार के बराबर होगा। या तुल्यांकी भार के बराबर द्रव्यमान मुक्त करने के लिए 96,500 कूलाम आवेश की आवश्यकता होगी। तो इतने आवेश प्रवाहित करने पर जो द्रव्यमान मुक्त होता है वही आपको तुल्यांकी भार होता है। और इस प्रकार आपको दोनों में संबंध है, E1/Z1 बराबर 96,500। इसके आधार पर अगर Z1 दी गई होगी तो E1 निकाल सकते हैं, E1 की जानकारी होगी तो Z1 की गणना कर सकते हैं। तो इसके आधार पर आपको E1 और Z1 की गणना भी की जाती है। अब इस वैद्युत अपघटन जो आप समझ रहे हैं, वैद्युत अपघटन के संबंध में कुछ और विशेष समझा जाए कि वैद्युत अपघटन का उपयोग जो होता है आपका धातु लेपन में किया जाता है। धातु के लेपन के मतलब कि सजावट में आपको यहाँ ये चीज समझना है कि जिस धातु का लेपन करना होता है उसका एनोड बनाते हैं। यानी चांदी की अगर प्रश्न होगा कि पालिश करनी होगी तो चांदी का एनोड बनाएंगे, और जिस धातु पर लेपन करना होगा उसका कैथोड, माने जिस वस्तु पर लेपन करना होगा उसका कैथोड बनाएंगे। जिस छड़ को यानी जिस पर लेपन करना होता है उसका कैथोड बनाते हैं, जिसका लेपन करना होता है उसका एनोड बनाते हैं। इस टिक को ध्यान रखिएगा और उसके आधार पर जो प्रश्न बनता है उसका आप जवाब देंगे। उसी प्रकार आपको अगर तांबे की बर्तन हो और उस पर सोने की पालिश करनी है तो तांबे के बर्तन को कैथोड बनाएंगे और सोने की जो छड़ होगी उस छड़ को आपको एनोड बनाते हैं। तो ऐसे करके आपको धातु लेपन में भी इसका उपयोग होता है। और एक चीज़ और भी बताएंगे कि जैसे धातुओं का जब शोधन करते हैं यानी शुद्ध धातु प्राप्त करनी होती है तो जो अशुद्ध धातु की छड़ को एनोड बनाया जाता है और शुद्ध धातु की पतली छड़ को कैथोड बनाते हैं। तो अशुद्धियाँ जो होती है उसी एनोड के नीचे एकत्रित होती है, उसको एनोड मड कहा जाता है या एनोड पंख कहते हैं। और धीरे धीरे कैथोड पर धातुएं जो होती है जमा होने लगती है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे कि धातुएं कहाँ जमा होती है, तो कैथोड पर जमा होती है। सो अशुद्ध धातु की छड़ होगी वो एनोड बनाएंगे और शुद्ध धातु की छड़ क्या होती है आपको कैथोड होती है और वहाँ पर धातुएं आपको जमा होती है। इस प्रकार आपका लोहे की छड़ पर अगर लोहे की छड़ पर जंग से बचाने के लिए जो निकिल की पालिश करते हैं, जो जैसे जिसको स्टेनलेस स्टील आप सामान नाम दे देते हैं, वो विशेष तरह से लोहे की पर जिंक की निकिल की पालिश भी होती है या आपको जिंक की भी पालिश कर देते हैं उसको आपको जंग से बचाने के लिए। उसी प्रकार आपको अन्य वस्तुओं पर आपको निकिल AG और AU की पालिश उसको सजावट के लिए की जाती है। तो इस तरह से आपको और एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि समांतर से बताए कि अगर निकिल की कलई करनी होती है तो अमोनियम सल्फेट को जो होता है निकिल का लेपन करना होता है तो अमोनियम सल्फेट वैद्युत अपघटन के रूप में प्रयोग होता है। अगर आपका चांदी की लेपन करनी होती है तो पोटेशियम अर्जेंटोसाइनाइड जो होता है वैद्युत अपघटन के रूप में प्रयोग होता है। और अगर सोने की लेपन करनी होती है तो पोटेशियम आरोसाइनाइड जो होता है वैद्युत अपघटन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार आपको जो और वैद्युत अपघटन का उपयोग आपको जो सक्रिय धातुएं होती है, जैसे आपको अगर विकल्प में हो जाता है किन निम्नलिखित में से किन धातुओं का जो वैद्युत अपघटन के माध्यम से निष्कर्षण करते हैं, तो आपको पोटेशियम अगर दिया जाए विकल्प में पोटेशियम है, सोडियम है इत्यादि जो धातुएं होती है जो सक्रिय धातु हैं उसके निष्कर्षण में भी क्या होता है वैद्युत अपघटन विधि का उपयोग किया जाता है। या इसके बाद एल्युमिनियम की भी बात आ जाती है, ठीक ना। तो एल्युमिनियम होगा
कैल्शियम है, मैग्नीशियम है इत्यादि को के भी वैद्युत अपघटन के द्वारा इस धातुओं को आपको प्राप्त किया जाता है। उसी प्रकार Cu है, Ag है, Au है, Pb है, Al है इत्यादि के शोधन की बात आती है तो उस शोधन में भी क्या होता है, वैद्युत अपघटन विधि का ही उपयोग किया जाता है। इस प्रकार और विभिन्न यौगिकों के निर्माण में भी अब वैद्युत अपघटन का प्रयोग किया जाता है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया जो होती है उत्क्रमणीय होती है। अगर विकल्प में होगा तो उत्क्रमणीय होती है और आपको 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करेंगे तो आप क्या बताएंगे कि वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर द्रव्यमान मुक्त होगा। 96,500 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर 1 सेकंड तक आपको विद्युत तुल्यांकी भार के बराबर द्रव्यमान मुक्त होता है। और अगर समान समय तक समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उनमें जो इलेक्ट्रोडों पर जो द्रव्यमान मुक्त होता है वो तुल्यांकी भार के अनुपात में मुक्त होता है। आपका सल्फ्यूरिक अम्ल के तनु विलयन में अगर बात की जाती है कि उस विद्युत अपघटन कराएंगे तो इलेक्ट्रोड पर आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मुक्त होगा। उसी प्रकार आपका अगर NaOH का भी तनु विलयन की बात आती है तो वहाँ पर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन की ही बात बताएंगे। उसके बाद अगर गलित सोडियम की गलित NaCl की बात आती है उस समय आपको एनोड पर क्लोरीन गैस और कैथोड पर सोडियम की बताएंगे, ठीक ना। चांदी की लेपन करनी होगी तो पोटेशियम अज़ोटोसाइनाइड का उपयोग किया जाता है। तो ये चीज़ आपका था। अब आयनन सिद्धांत के जन्मदाता की बात अगर आपसे पूछी जाती है तो आरेनियस, हिंदी में तो आरेनियस कहते हैं, आरेनियस इस सिद्धांत के जन्मदाता थे। इनके अनुसार वैद्युत अपघट्य को जब आपको जलीय विलयन में या घोला जाता है यानी ध्रुवीय विलायकों में घोलते हैं तो क्या होते हैं, वो आपको आयनों में वियोजित हो जाते हैं और इसी अभिक्रिया को ही वैद्युत अपघटन क्रिया कहलाती है। इसमें एक चीज़ आपको भी ध्यान रखना होगा कि जब ये आयनों में टूटते हैं तो उसमें साम्यावस्था भी स्थापित होती है, ठीक ना, और साम्य स्थिरांक भी प्राप्त होते हैं। इस प्रकार आयनन की मात्रा जो होती है आयनित अणुओं की संख्या और बटा संपूर्ण अणुओं की संख्या के अनुपात को ही आयनन की मात्रा कहते हैं। यह आयनन की मात्रा या वियोजन की मात्रा की बात आती है तो ताप पर निर्भर करता है। यानी आपसे अगर पूछा जाएगा कि वियोजन की मात्रा तो बताएंगे कि ताप बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और इस और विशेष आपके मन में शंका रहती है कि अगर वैद्युत अपघट्य की मात्रा अधिक होगी तो वियोजन आयनन अधिक होगा, जबकि वो विकल्प है, गलत हो जाएगा। तनु जो विलयन होता है तो तनुता बढ़ाने पर जो होता है आयनन की मात्रा आपको बढ़ती है। उसके बाद वैद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर करती है। प्रबल वैद्युत अपघट्य जो होते हैं अधिक आपको आयनित होते हैं और दुर्बल विद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा आपको कम होती है। उसी प्रकार विलायक का प्रकृति यानी विलायक जिसका विलायक का जितना डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक अधिक होता है उसमें आयनन की मात्रा अधिक होती है। जैसे जल है उसमें क्या होता है, उसका डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक अधिक होता है। तो ये आप विलायक के डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक पर भी आयनन की मात्रा निर्भर करती है। और एक चीज़ है कि सम आयन प्रभाव। तो सम आयन प्रभाव के मतलब कि अगर समान प्रकार के आयन होते हैं तो उसके उपस्थिति में आयनन की मात्रा कम हो जाती है, यानी वियोजन की मात्रा कम हो जाती है। इसी को आपको सम आयन प्रभाव कहते हैं। जैसे अगर NH4Cl उपस्थित है तो उसमें NH4OH की वियोजन की मात्रा कम हो जाएगी क्योंकि ये आयन कॉमन है, तो इस घटना को सम आयन प्रभाव कहते हैं। उसी प्रकार HCl उपस्थित